तो हमने लास्ट क्लास में जो किया था वो किया था कंसेंट और फ्री कंसेंट। कंसेंट की अगर बात कर रहे हैं तो कंसेंट सेक्शन कंसेंट दी हुई है, देखो यहाँ पे सामने कंसेंट है सेक्शन 13 में। यस सर। ठीक है। और सेक्शन 13 की अगर बात कर रहे हैं, सेक्शन 13 बात करता है कंसेंट की। सेक्शन 13 बोलता है व्हेन बोथ द पार्टीज आर एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। लेकिन अगर हमने देखा था फ्री कंसेंट कब होती है, तो फ्री कंसेंट तब होती है इफ कंसेंट इज नॉट कॉज्ड बाय कोerशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। सेक्शन 13 तो बात करता है कंसेंट की, तो हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। सेक्शन 14 बात करता है फ्री कंसेंट की। फिर हमने देखा था लास्ट क्लास में जाके फिर हमने देख लिया था कि भैया Section 15 defines the term coercion. Consent is said to be caused by coercion when it is caused by following manner: committing or threatening to commit any act forbidden by ICC, unlawful detaining or threatening to detain any property. Above act with the intention causing any person to enter into contract. तो बेसिकली मैंने लास्ट क्लास में तुम सबको बताया था कि अगर हम सपोज करो ऐसी कोई एक्ट कर रहे हैं विच इज पनिशेबल बाय आईपीसी, आज के टाइम में जिसे हम बोलते हैं बीएनएसएस। तो हम अगर ऐसी कोई एक्ट कर रहे हैं विच इज पनिशेबल बाय बीएनएसएस और मैं किसी को जबरदस्ती कॉन्टेक्ट करा रहा हूँ, सपोज करो मैं आपके सर पे एक डंडा मारता हूँ और आपको बोल देता हूँ कि, और आपका सर फोड़ के बोल देता हूँ कि आपको मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ही करना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, मजबूरी होती है आपकी, आपको पता है सर फिर से एक डंडा मारेंगे हम हमारा सर फोड़ देंगे, और आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो। तो कि मुद्दा ये आता है ये कॉन्ट्रैक्ट इसका नेचर कैसा होगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं सेक्शन 15 की, सेक्शन 14 में तो ये बोलता है कि इफ कंसेंट इज कॉज्ड बाय कोerशन, इफ कंसेंट इज कॉज्ड बाय कोerशन देन दैट कंसेंट इज नॉट फ्री। तो अगर मैं आपको डंडा मार रहा हूं तो वो जो एक्ट है मेरी टू हिटिंग यू, वो एक्ट क्या हो जाएगी, बेसिकली पनिशेबल बाय लॉ है। सपोज करो मैं बोल देता हूँ कि मैं आपके किसी फ्रेंड का मर्डर कर दूंगा, नहीं तो आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि मैं आपको आपको थ्रेट कर रहा हूँ बेसिकली, क्या एक्ट करने के लिए, विच एक्ट इज पनिशेबल बाय आईपीसी, जो आज के जैसे में जिसे बोल देते हैं भारतीय न्याय संहिता। या फिर मैं क्या करता हूँ कि आपकी कोई कार है और उस कार को मैं क्या करता हूँ, कार को डिटेन कर लेता हूँ, या मैं आपको थ्रेट करता हूँ कि अगर भाई मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया ना तो मैं आपकी उस कार को डिटेन कर लूंगा। तो बेसिकली अगर कोerशन की बात करें तो कंसेंट इज सेड टू बी कॉज्ड बाय कोerशन व्हेन इट इज कॉज्ड इन द फॉलोइंग मैनर: committing or threatening to commit any act forbidden by Indian Penal Code, unlawful detaining, committing or any committing, एक सेकंड बस, ये लिख रहा है ना कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। यस तो या सर। तो मैं कमिट कर रहा हूँ, या तो मैं कमिट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं आप सबको डंडा मार दूंगा, उस कंडीशन में आपको कंडक्ट करना ही करना, आपको बेसिकली मेरे साथ कॉन्टेक्ट करना ही पड़ेगा। अब यहाँ आपकी मजबूरी है, यहाँ आपकी जो कंसेंट है, आपने कंसेंट तो मेरे को दे दी, आपने एग्रीमेंट तो मेरे साथ कर लिया, लेकिन आपने डर के साथ कंसेंट किया है, क्योंकि मैंने एक ऐसी एक्ट कर ली विच एक्ट इज बेसिकली विच एक्ट इज पनिशेबल फॉरबिडन बाय आईपीसी। या फिर मैं क्या कर रहा हूं, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। मैं बोल रहा हूं कि मैं आपके पास आईफोन 16 है, उसकी जिसकी वैल्यू है बेसिकली 1.5 लाख रुपए। अब मैं क्या कर देता हूं, मैं बेसिकली उस मोबाइल को डिटेन कर लेता हूं, या मैं थ्रेट कर लेता हूँ कि मैं तेरा मोबाइल चोरी कर लूंगा, नहीं मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर। तो बेसिकली कोerशन में दो ही चीज याद रखना, सिर्फ दो लाइन याद रखना: इफ ए पर्सन डूइंग एनी एक्ट विच एक्ट इज पनिशेबल बाय इंडियन पीनल कोड या बीएनएसएस राइट नाउ, और थ्रेटनिंग टू कमिट सर एनी एक्ट विच इज पनिशेबल। हाँ जी, हाँ जी। सर आवाज कट रही है सर आपकी। आवाज कट रही है, एक सेकंड। अब भी कट रही है? नहीं सर अब ठीक है, अब ठीक है। आवाज आ रही है? यस सर आ रही है सर, अब क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो बेसिकली अगर हम बात करें इसकी सेक्शन 15 की, तो सेक्शन 15 दो लाइन में याद रखना बस कि इफ ए पर्सन एनी एक्ट विच इज पनिशेबल बाय आईपीसी और थ्रेटनिंग टू डू एनी एक्ट विच इज पनिशेबल बाय आईसी। ठीक है। उसके अलावा इफ एनी पर्सन अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटिंग, अब मैं अगर आप क्या कर रहा हूँ, आपकी प्रॉपर्टी को डिटेन कर रहा हूँ, ये थ्रेट कर रहा हूँ, चार चीजें हैं, चार लाइन में क्लियर हो रहा, खत्म हो रहा कोerशन। तो अगर आपसे कोई कोerशन की बात करे तो कि भाई कंसेंट कोerशन से कोज हुई,
से। कोर्जन से ऐसे कोज हुई है कि मैं आपको जबरदस्ती मार पीट पिटाई की धमकी दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, बात खत्म, कोर्जन से हुई है। याद रखना ये बात। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15। प्रोवाइड दैट इट इज immaterial whether the Indian Penal Code is or is not in the place where the coercion is employed. For example, A on board on English ship on the high sea causes B to enter on an agreement by an act amounting to criminal intimidation under the Indian Penal Code. A afterwards sue B for breach of contract in Calcutta. A has employed although his act is not an offence by the law of England. Although Section 506 of Indian Penal Code was not in force at the time when or place where the act was done. तो बेसिकली अगर क्या होता है कि सपोज करो मैं और तू दोनों किसके, हम दोनों मैं और बी, हम दोनों इंडिया के सिटीजन हैं। अब इंग्लैंड पे कहीं जाते हैं और इंग्लैंड में कोई शिप होता है, वो समुद्र के अंदर शिप है। तो बी क्या करता है, मेरे माथे पे बंदूक लगाता है और बोलता है कि सर मेरे को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें, हम इंडियन टेरिटरी में तो है नहीं, लेकिन अगर हम बात करें इंडियन पीनल कोड या भारतीय न्याय संहिता कहाँ लगती है, इंडियन टेरिटरी में लगती है। यस अब सर। उसने मेरे साथ जो कोएर्जन किया था वो इंडियन टेरिटरी में नहीं किया, इंडियन टेरिटरी में तो किया नहीं है। तो उस कंडीशन में जो उसने मेरे साथ कोएर्जन कोज किया है वो कहाँ किया है, वो बेसिकली इंग्लैंड की टेरिटरी में किया है। अब वो यस सर। सपोज कर हम दोनों इंडिया में आते हैं, इंडिया में मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ाता, वो मेरे अगेंस्ट में केस कर देता है कि अमित सर मेरे को कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा रहे। तो मैं बोल दूंगा सर मेरे पास पूरा राइट है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करा सकता हूँ। क्योंकि अगर कंसेंट कोएर्सन से फ्रोज, अगर कंसेंट कोएर्सन से ली गई है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 दैट कंसेंट voidable at the option of the person against whom the coercion is performed। तो मेरे अगेंस्ट में जब बी ने क्या किया, मेरे माथे पे बंदूक लगाई, इंग्लैंड में जाकर बोल सर दिया कि इंडिया में जाकर आपको मेरे को कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाना पड़ेगा, मैं बेसिकली क्या करता हूँ। हाँ हाँ, सर कंसेंट के बाद आपकी लाइन कट गई थी सर। हेलो। मैं बोल रहा हूँ कि अगर सपोज करो कंसेंट की अगर हम बात करें। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर, अब आ रही है। आवाज आ रही है अभी? यस सर, अब आ रही है सर, अब आ रही है। गौरव आवाज आ रही है? सर अब आ ठीक है रही है ठीक है सर। ठीक है आ ठीक रही है। है सर। हेलो। तो सर अगर मेरी हम आ बात रही है। करते हैं, ओके बेटा, ओके 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 ओके, आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है। एक्सप्लेनेशन 15 ऑफ प्रोवाइड, देख होता क्या है एक्सप्लेनेशन 15। तो अगर तेरे से कभी भी सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आ जाता है 10 नंबर का कोएर्जन का, तो तू कैसे भाई अटेम्प्ट करेगा उसको, पता है कैसे अटेम्प्ट करना है कि इफ ए पर्सन डूइंग एनी एक्ट विच इज पनिशेबल बाय इंडियन पिनल कोड, पहली हेडिंग होगी, लिख ले। दूसरी हेडिंग है इफ ए पर्सन थ्रेटनिंग टू डू एनी एक्ट विच इज पनिशेबल बाय लॉ या पनिशेबल बाय आईपीसी, दूसरी हेडिंग। तीसरी होगी इफ ए पर्सन डिटेनिंग एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं, फोर्थ हेडिंग होगी इफ ए पर्सन थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर ये चार एक्ट करता है कोई पर्सन और आपसे जबरदस्ती कंसेंट ले लेता है, इसे बोलते हैं कंसेंट इज कॉज्ड बाय कोerजन। अब मुद्दा कोरिलेशन। ये आता है कि क्योंकि इंडियन पिनल कोड इंडिया में एप्लीकेबल है, इंडियन पिनल कोड इंडिया में एप्लीकेबल है, ये भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता इंडिया में एप्लीकेबल है। अब अगर कोई बंदा इंग्लैंड में जाता है, मैं भी इंडिया का नागरिक हूँ और बी भी इंडिया का नागरिक है, हम दोनों दोनों सिटीजन बाज आते हैं इंग्लैंड में, वहां जाके वो मेरे सिर पर बंदूक लगाता है और बोलता है मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो कि आप मेरे को जाके कॉन्ट्रैक्ट तक पढ़ाओगे। अब उसने मेरी कंसेंट तो ले ली, मैंने एग्रीमेंट पे साइन भी कर दिए, लेकिन मैंने एग्रीमेंट पे साइन कैसे किए, मैं डर के लिए डर के मारे साइन कर दिए भाई। कि उसने मेरे को थ्रेट किया है कि अगर भाई तू मेरे को कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं पढ़ाएगा तो मैं तेरे को गोली मार दूंगा। अब वो इंडिया में आता है, इंडिया में आके दिल्ली में मेरे अगेंस्ट में केस कर देता है कि अमित सर ने तो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को या तो परफॉर्म कर दूं सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग, या मैं इसको वॉइड डिक्लेयर करा दूं। वॉइड डिक्लेयर कराने का मतलब ये होता है कि बेसिकली मैं क्या कर दूं, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को अनफोर्स ही ना करूं। अगर बी आके ये बोलता है दिल्ली में कि अमित सर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं कर रहे, तो मेरे पास पूरा ऑप्शन है, मैं उस परफॉर्म करूं या ना करूं। क्योंकि एक्सप्लेनेशन बोलता है कि अगर आप कोएर्जन इंडिया से बाहर भी परफॉर्म कर रहे हो, अगर आप इंडिया में परफॉर्म नहीं कर रहे कोएर्जन और इंडिया से बाहर परफॉर्म कर रहे हो कोएर्जन, और उसके बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, तो स्टिल कोएर्जन लग जाएगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं, मैंने लास्ट क्लास में केस बताया था चिकम अमीराजू वर्सेस चिकम सेशम्मा, तो इसे बोलते हैं अमीराजू वर्सेस सेशम्मा। थ्रेट टू सुसाइड अमाउंट टू कोएर्जन। तो एक पर्सन होता है, बेसिकली वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता, वो अपनी एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है बी के साथ, सपोज करो ए एक बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और वो बोलता है कि भाई अगर तू मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो मैं फांसी लगा लूंगा। तो इस कंडीशन में मुद्दा ही आ जाता है, क्योंकि देखो अगर हम बात करते हैं पूरे के पूरे इंडियन पीनल कोड में, तो कमिटिंग सुसाइड तो पनिशेबल है, लेकिन अटेम्प्ट टू कमिटिंग सुसाइड भी पनिशेबल है। सुसाइड कर, लेकिन बात करते हैं थ्रेट टू कमिट सुसाइड, वो पनिशेबल नहीं है। तो बेसिकली ये एक ऐसी एक्ट है जिसमें वो थ्रिएट कर रहा है, क्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए, अटेम्प्ट टू सुसाइड करने के तो लिए। क्रिएट तो कैसे कोई कर बेसिकली सकता है? क्योंकि ये एक्ट, मतलब तो क्रिएट कैसे कर सकता है सुसाइड करना?
नहीं नहीं, सुसाइड करना, क्रिएट नहीं कर रहा। वो क्रिएट कैसे करता है? थ्रेट थ्रेट कर रहा, थ्रेट। थ्रेट, अच्छा अच्छा, थ्रेट, मुझे लगा क्रिएट। थ्रेट, ओके सर, क्रिएट नहीं, थ्रेट कर रहा है। जैसे मतलब सपोज करो मैं। बी बोलता है सी से, हाँ हाँ, बी बोलता है सी से कि मैं फांसी लगा लूंगा, नहीं तो मेरे को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दो। तो इस कंडीशन में, क्योंकि उसने थ्रेट किया है ये, और ये एक्ट जो सुसाइड कमिट करना, ये तुम पढ़ोगे सेक्शन 307(8)(9) से 30 सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पिनल कोड में पनिशेबल भी है। ओके सर। जो उसे कहते हैं ना कि अगर आप कोई सुसाइड करना कमिट कर रहे हो तो वो पनिशेबल भी है। तो आप ऐसी एक्ट कमिट करने के लिए बोल रहे हो कि भैया जो पनिशेबल है, और उस एक्ट को करने के बाद आप किसी की कंसेंट ले रहे हो, तो सेक्शन 15 क्या बोलता है कि आप कोएर्जन परफॉर्म कर रहे हो। तो याद रखना पूरी की पूरी इस क्लास के बाद एक बात बस, कि कोएर्जन अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप 4 हेडिंग लिखोगे। कौन सी? कि इफ एनी पर्सन कमिटिंग एनी एक्ट एंड मेकिंग एंड एंटर एनी कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली कर क्या रहा है, एक पर्सन क्या करता है, कमिटिंग एनी एक्ट विच इज पनिशेबल बाय इंडियन पिनल कोड, और क्या कर लेता है, कंसेंट ले लेता है। तो दैट कंसेंट इज नॉट फ्री, दैट कंसेंट इज कॉज्ड बाय कोercion। दूसरा दूसरा केस क्या है, इफ एनी पर्सन थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज पनिशेबल बाय आईपीसी, उस कंडीशन में भी कोercion परफॉर्म हुआ है। तीसरी कंडीशन क्या है कि इफ एनी पर्सन डिटेनिंग एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, तो उस कंडीशन में कोercion परफॉर्म हुआ है। उसके अलावा अगर बात करते हैं, इफ ए पर्सन थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, उस कंडीशन में भी कोercion परफॉर्म हुआ है। तो कोercion की बात करें कि ऐसी एनी एक्ट, किसी को हम डरा धमका के अगर उससे हम जबरदस्ती कंसेंट ले लेते हैं, तो बेसिकली हम कोercion परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब मुद्दा ये आता है, क्योंकि इंडियन पीनल कोड की बात करें तो इंडियन पीनल कोड अमेरिका में तो अप्लीकेबल होगा नहीं, या फिर हम बात करें इंग्लैंड में तो एप्लीकेबल होगा नहीं। लेकिन सपोज करो ए और बी इंडिया के सिटीजन है, वो अमेरिका में जाते हैं। अब ए और बी अमेरिका में जाके एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है इंडिया में, लेकिन वह बी ए के माथे पे बंदूक रखता है, ए के सर पे बंदूक रखता है, और बोलते हैं मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर। अब वो बी और ए इंडिया में आते हैं, ए अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करता, बी जाता है उसके अगेंस्ट में केस कर देता है। तो ए पता है क्या प्ली लेगा, कि सर इसने मेरे अगेंस्ट में ऐसी एक्ट की थी विच इज पनिशेबल बाय इंडियन पिनल कोड, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता। अब क्योंकि इसने ऐसी एक्ट की है, तो मेरे पास पूरा ऑप्शन है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कराना चाहता हूं, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना सकता। आपने देखा होगा सेक्शन 64 जब पढ़ा था, कि सेक्शन 64 65 जब पढ़ा था, वॉइड करा सकते हो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को। सेक्शन 2(i) बोलता है कि पर्सन अगेंस्ट whom the consent of whose any person is not free, that contract is voidable at the option of the person whose consent is taken by coercion, under influence, fraud, mistake और misrepresentation। तो अगर voidable एग्रीमेंट, voidable कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, तो voidable कॉन्ट्रैक्ट में एक पर्सन के पास पूरा राइट होता है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को void डिक्लेयर करा सकता है। तो ये तो हो गया coercion। अब आते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस पे। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करें हम, तो बेसिकली अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है देख लेते हैं। तो coercion समझ में आया? यस सर। हेलो। यस सर। अब बात करते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस की। वंस क्यों नहीं आया आज? सर फोन करूं सो एक बार? अब तो रहने दे भाई, जिसको ज्वाइन करना था मैंने तो लिंक सेंड कर दिया था। ओके सर। Section 16 define undue influence. Section 16 lays down that a contract is said to be induced by influence where the relations subsisting between the parties are that one of the parties in position to dominate the will of other and uses the position to obtain unfair advantage। तो जब दो पार्टीज के बीच में ऐसे रिलेशन है ना, सपोज करो दो पार्टी है, उनके बीच में ऐसे रिलेशन है कि वो क्या कर सकते हैं, वन पर्सन डोमिनेट द विल ऑफ अदर एंड यूजिंग दैट पोजीशन। तो बेसिकली क्या कर रहा हूं, अगर सपोज करो मैं अपनी बात करूं कि मैं तेरे को एक कंसेंट में थ्रेट दे रहा हूं कि मैं तेरे को फेल कर दूंगा भाई, नहीं तो मेरे साथ तू कॉन्ट्रैक्ट कर। मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तेरे को थ्रेट दे रहा हूँ, और तू तू मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बेसिकली। तो उस कंडीशन में मैं अनड्यू इन्फ्लुएंस परफॉर्म कर रहा हूँ, और तेरे को इस चीज का डर है कि यार मैं सर से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ूंगा तो सर मेरे को फेल कर देंगे। तो अल्टीमेटली वन पर्सन इज द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज, दैट वन पार्टीज इन पोजीशन। तो मैं बेसिकली किस पोजीशन में हूँ, टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर पर्सन। तो एक पार्टी हमेशा अंडर इन्फ्लुएंस जब परफॉर्म होगा ना, तो हमेशा उसमें एक पार्टी जो होगी ना, दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में होगी, और उस पोजीशन को यूज करती, यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज। जैसे सपोज कर कोई टीचर अगर किसी स्टूडेंट को बोलता है कि भैया मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, मेरे से ट्यूशन पढ़ ले, तो और बेसिकली वो स्टूडेंट उसको कंसेंट दे देता है, तो वो कंसेंट जो है ना कॉज्ड बाय अंडर इन्फ्लुएंस है, क्योंकि उस स्टूडेंट को डर है कि अगर मैं इस टीचर से ट्यूशन नहीं पढ़ूंगा तो हो सकता है कल को ये मेरे को फेल कर दे इंटरनल या एक्सटर्नल में। ऐसे ही सपोज करो कोई मास्टर है, वो अपने सर्वेंट को बोलता है
कि मेरे लिए आपको देखो, अगर बात करोगे काम करना कितने, उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एक मास्टर का अपने सर्वेंट से कि मेरे लिए आप 8 घंटे काम करोगे। लेकिन अभी वो क्या करता है मास्टर सर्वेंट, जैसे बहुत सारे कॉलेजेस में भी ये होता है कि बहुत सारे टीचर्स के साथ एक्सप्लॉइटेशन ये होता है कि उनको बुलाया तो ये बोल के जाता है कि आपको पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाने के नाम पे उनके सब पता नहीं क्या क्या करवाया जाता है। अब सपोज करो वो मास्टर क्या होता है, वो मास्टर क्या बोलता है अपने सर्वेंट को कि आपको मेरे यहाँ 8 घंटे काम करना पड़ेगा। अब उस बेचारे सर्वेंट के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कल को लेके तेरे को मेरे यहाँ पे आके 12 घंटे काम करना पड़ेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट, अब उसने बेसिकली कंसेंट ले तो ली, तो इसमें बोलते हैं एक बात याद रखना बस, अंडू इन्फ्लुएंस में वन पर्सन इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर पर्सन। डोमिनेट द विल ऑफ अनदर पर्सन मतलब आपकी विल को मैं डोमिनेट कर रहा हूँ, आपकी कंसेंट को मैं डोमिनेट कर रहा हूँ। कैसे? आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना चाह रहे हो नहीं चाह रहे हो, अब मेरी मर्जी से आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना चाह रहे हो। जैसे वो मास्टर अपने सर्वेंट को बोलता है कि आपको पहले 8 घंटे काम करना था, अब 12 घंटे काम करना ही करना पड़ेगा। तो वन पर्सन इज इन पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पर्सन। ठीक है, डोमिनेट तो मैं डोमिनेंस में हूं, आप सर्विएंट में हो, मेरी पोजीशन आपसे हमेशा बड़ी है और मैं उस पोजीशन का अनड्यू एडवांटेज ले रहा हूं बेसिकली। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा हूं। तो वन पर्सन इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर पर्सन। तो मैं हमेशा, अगर सपोज करो अगर कुछ रिलेशन की बात करें, जैसे अगर बात करें टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है, तो हमेशा टीचर डोमिनेशन की पोजीशन में रहेगा। अगर हम बात करें मास्टर सर्वेंट की, तो उस कंडीशन में भी हमेशा मास्टर किस पोजीशन में रहेगा, टू डोमिनेट द विल डोमिनेट। ऑफ सर्वेंट। अगर हम बात कर ले प्रिंसिपल एजेंट की, प्रिंसिपल एजेंट की बात करें तो प्रिंसिपल हमेशा डोमिनेंस की पोजीशन में रहेगा, वो डोमिनेंस कर सकता है। अगर हम बात करें डॉक्टर और पेशेंट की, तो डॉक्टर और पेशेंट में हमेशा पेशेंट डर के रहेगा डॉक्टर से। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जब जो एक पर्सन है हमेशा उसकी पोजीशन हाई रहती है। तो इस कहते हैं वन पर्सन इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर पर्सन। और उसे, अब मैं सपोज करो मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं तेरी विल को डोमिनेट कर सकूं, और मैं उस पोजीशन को यूज कर रहा हूं, यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। अब मैं बोल रहा हूँ कि भैया मेरे से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ और मेरे को हर महीने 50,000 रुपए दे, तो मैं डोमिनेंस की पोजीशन में हूँ क्योंकि आई एम द मास्टर, यू सॉरी आई एम द टीचर, यू आर द स्टूडेंट। तो मैं बेसिकली तेरी विल को डोमिनेट कर सकता हूँ और मैं उस पोजीशन को यूज कर रहा हूँ अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए। तो इस कंडीशन में जब मैंने तेरी कंसेंट ले ली और तुझे 50,000 रुपए जबरदस्ती मेरे को देने पड़ रहे हैं वैसे ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो उस कंडीशन में बेसिकली होएगा क्या, मैं अनड्यू इन्फ्लुएंस परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कौन कौन से रिलेशन अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना, मास्टर सर्वेंट रिलेशन है, अनड्यू यस इन्फ्लुएंस सर। की बात कर रहे हैं, सर टीचर स्टूडेंट रिलेशन है। सर आपने हाँ प्रिंसिपल हाँ, और क्या बोला था, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल और एजेंट। सर जब एजेंट। तुम एजेंसी पढ़ोगे ना, लॉ 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 ऑफ एजेंसी पढ़ोगे, अच्छा लॉ ऑफ अच्छा। एजेंसी आता है, वो सेकंड पार्ट में आएगा कॉन्ट्रैक्ट में। तो उसमें एजेंट आता है कि कुछ बंदे अपने एजेंट अपॉइंट कर देते हैं। जैसे सपोज करो एक बंदा दिल्ली में बिजनेस कर रहा है, कलकत्ता में बिजनेस कर रहा है, मद्रास में बिजनेस कर रहा है, तो उसके अलग अलग जगह पे फैक्ट्री लगी हुई है, तो आप हर जगह तो आता, तो वो क्या करता है अपने एजेंट अपॉइंट कर देता है। जैसे कलकत्ता में उसने अपना अपॉइंट कर दिया कि एजेंट, मद्रास में अपॉइंट आपके एजेंट अपॉइंट कर दिया, और वो अथॉरिटी दे देता है उसको कि मेरे बिहाफ पे अब तू यहाँ पे काम कर। तो बेसिकली अल्टीमेट जो अथॉरिटी किसके पास है, वो प्रिंसिपल के पास है। यस लेकिन सर। काम कौन कर रहा है, एजेंट कर रहा है। तो क्योंकि अब वो जो एजेंट है वो तो काम तो प्रिंसिपल के अंडर में ही कर रहा है ना, तो उस कंडीशन में अगर सपोज करो, एक चीज और याद रखना, अगर सपोज करो कोई टीचर स्टूडेंट के अगेंस्ट में भी कर रहा है, इवन अगर कोई फादर अपने सन के अगेंस्ट में भी ऐसा कोई मतलब उससे विल ले रहा है कि भैया, क्योंकि फादर भी तो किसकी डोमिनेंस की पोजीशन में है। तो एक बात याद रखना बस, वन पर्सन इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर पर्सन। तो अंडू इन्फ्लुएंस की पहली शर्त है, वन पर्सन मस्ट बी इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर पर्सन। ये पहली लाइन है, तो इसे एक्सप्लेन जरूर करना है। वन पर्सन मस्ट बी इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर पर्सन। उसके बाद दूसरी लाइन है, एंड दैट पर्सन यूजेस द पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर्स। और उसको वो क्या करता है, यूज करता है उस पोजीशन को अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए। अब देख लेते हैं कौन कौन से रिलेशन है जो इसकी बात करते हैं। रिलेशन इन्वॉल्विंग position of dominance. A person is deemed to be in position to dominate the will of another person where he holds a real and apparent authority over the other. रियल अथॉरिटी की बात करें तो रियल अथॉरिटी किसकी हो जाएगी, जैसे मास्टर सर्वेंट की अथॉरिटी रियल अथॉरिटी है। जैसे जब कोई मास्टर सर्वेंट को अपॉइंट करेगा तो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, रियल अथॉरिटी है। ऐसी अगर बात करें, प्रिंसिपल किसी को एजेंट करेगा, रियल अथॉरिटी है। टीचर और स्टूडेंट की रियल अथॉरिटी है। लेकिन अपेरेंट अथॉरिटी क्या हुई, अपेरेंट अथॉरिटी है जैसे सपोज करो कोई किसी साधु के इन्फ्लुएंस में कोई भक्त आ जाता है और वो उस अथॉरिटी को यूज करता है, तो बेसिकली डायरेक्ट अथॉरिटी तो है नहीं, रियल अथॉरिटी तो है नहीं, लेकिन अपेरेंट अथॉरिटी में तो है। तो जब सपोज करो मैं रियल अथॉरिटी यूज कर रहा हूँ या मैं अपेरेंट अथॉरिटी यूज कर रहा हूँ, है ना, या फिर हम क्या कर रहे हैं, स्टैंड इन ए फिड्यूसरी रिलेशन,
अब ये फिड्यूशियरी रिलेशन क्या होते हैं? ऐसे रिलेशन जो ट्रस्ट पे बेस करते हैं। जैसे अगर सब बात करें, डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशन है ना, वो ट्रस्ट पे चलता है, या एडवोकेट और क्लाइंट का जो रिलेशन है वो ट्रस्ट पे चलता है। तो अगर हम बात करते हैं ट्रस्ट की, तो ट्रस्ट की बात करें तो कुछ रिलेशन, अब देखो रिलेशन कैसे हुए। पहली हेडिंग बनती है रिलेशन, कौन सा रिलेशन? जिसमें ए पर्सन होल्ड ए रियल और अपीरेंट अथॉरिटी, तो पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन है ए पर्सन स्टैंड इन ए फिड्यूशियरी रिलेशन। तो रियल अथॉरिटी आप सबको पता चल गया। मास्टर सर्वेंट का रिलेशन कैसा हो गया? रियल रिलेशन, रियल अथॉरिटी। वहीं अगर बात करते हैं हम मास्टर सर्वेंट के अलावा, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन कैसे हो गया? रियल अथॉरिटी। टीचर और स्टूडेंट का कैसे हो गया? रियल अथॉरिटी। अपेरेंट अथॉरिटी में क्या आएगा? अपेरेंट अथॉरिटी में आ जाएगा कि भैया साधु का और भक्त का जो रिलेशन है वो अपेरेंट अथॉरिटी में आ जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं फिड्यूशियरी रिलेशन क्या होता है। फिड्यूशियरी रिलेशन ऐसा होता है जो ट्रस्ट पे चलता है, विच इज बेस्ड ऑन द ट्रस्ट। तो ट्रस्ट की बात करें तो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में हमेशा एक ट्रस्ट होता है। पेशेंट मान के चलता है कि डॉक्टर जो भी करेगा मेरे लिए सही करेगा। और सर ट्रस्ट लॉयर। होता है, ट्रस्ट के बेस पे जो देते हैं। हाँ, लॉयर बताता रहा हूँ, क्लाइंट, एडवोकेट और लॉयर के, क्लाइंट के बीच में जो होता है, राइट सर, वो भी तो बट सर, फिड्यूशियरी रिलेशन होना बेटा। वो तो टूट भी सकता है ना, हाँ, क्योंकि एक हारेगा एक तो जीतेगा केस में, तो मतलब ज्यादा चांसेस है उसमें टूटने नहीं के। नहीं 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 नहीं, टूटने के चांस नहीं है, समझे नहीं आप। मैं एडवोकेट हूँ, तो मेरा क्लाइंट है। ओके सर। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं तेरे बिहाफ पे केस लड़ रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि जाके, तो मैं तेरे बिहाफ पे केस लड़ रहा हूँ, तो जाके किसी का मर्डर कर दे। तो बेसिकली मैंने अपनी अथॉरिटी यूज करी है ना, आई एम इन पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ यू। मैं इस पोजीशन में हूं, और तू मेरे से डरता भी है कि अमित सर बहुत अच्छे एडवोकेट है, लॉयर है, और वो कल को इनकी बात मान लूंगा तो मेरे फेवर में बहुत सारे काम करेंगे। और मैंने क्या किया? आई एम इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ यू, और मैं उस पोजीशन को यूज कर रहा हूँ। और हम फिडेंशियरी रिलेशन में भी है। तो इस कंडीशन में जो मैंने कंसेंट तेरी ली थी, या तूने मेरी कंसेंट ली थी, वो कंसेंट जब मैं तेरी ले रहा हूँ तो किससे हो रही? अनडू इन्फ्लुएंस से कॉज हो रही है, समझ रहे हैं? यस सर, यस सर। ए पर्सन इज रियल और अपीरेंट अथॉरिटी। पहला है रियल अथॉरिटी, दूसरा हेडिंग है अपीरेंट अथॉरिटी, तीसरी हेडिंग है फिडेंशियरी रिलेशन। पहला तो होता है रियल अथॉरिटी, दूसरा होता है अपीरेंट अथॉरिटी, तीसरा होता है फिड्यूशियरी रिलेशन जो बेस्ड होते हैं ट्रस्ट पे। आप देख लेते हैं इस लाइन को, इस लाइन को। ही मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररी और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर। अब सपोज करो आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अब मैं एक, क्योंकि बीइंग ए टीचर आई एम इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द माय स्टूडेंट्स, और मैं क्या अपने स्टूडेंट्स की कंसेंट ले रहा हूं, और जबरदस्ती में कंसेंट ले रहा हूं, और उससे अंडू इन्फ्लुएंस परफॉर्म कर रहा हूं। तो बेसिकली मैं एक रियल अथॉरिटी में हूं ना, और हमारा रिलेशन, मेरा रिलेशन स्टूडेंट के साथ एक रियल अथॉरिटी में हूं, और मैं उस रिलेशन को यूज कर रहा हूं अंडू एडवांटेज गेन करने के लिए। तो बोल दूंगा जो कंसेंट या कॉज हुई है, मैंने अपने स्टूडेंट की कंसेंट ली है, वो अंडू इन्फ्लुएंस परफॉर्म करके ली है। ठीक है, इसे बोलते हैं रियल अथॉरिटी। अपेरेंट अथॉरिटी मैंने बताया साधु वाला, अब उसमें रियल अथॉरिटी तो है नहीं, लेकिन अपेरेंट अथॉरिटी तो है। फिड्यूशियरी रिलेशन की बात करें जो ट्रस्ट पे बेस करते हैं, जैसे डॉक्टर का पेशेंट का, या एडवोकेट का, या फिर क्लाइंट का जो ट्रस्ट है, उस कंडीशन में भी। अगर हम बात करते हैं ए पर्सन, अगर कोई पर्सन टेम्पररी या परमानेंटली इफेक्टेड है, किससे? एज से। कोई पर्सन बीमार है, या बुजुर्ग है, बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, या बहुत ज्यादा बीमार है, या सपोज करो उसको कोई मेंटली डिसऑर्डर है उसको कोई भी करके, और सपोज करो हम उसकी, अब उसको डरा धमका के उससे हम क्या ले रहे हैं? उससे हम उसे झूठ बहका के, अंडू इन्फ्लुएंस परफॉर्म करके उससे हम क्या कर ले रहे हैं? कोई भी एडवांटेज गेन कर ले रहे हैं, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं। तो कल को वो जाके डिफेंस ले सकता है कि सर मैं देख लो, मेरी स्थिति तो देख लो, सिचुएशन देख लो, क्या आई एम टेम्पररी या परमानेंटली इफेक्टेड बाय एज, आई एम टेम्पररी और परमानेंटली इफेक्टेड बाय इस बीमारी या इलनेस से, आई एम टेम्पररी और परमानेंटली इफेक्टेड बाय बॉडीली डिस्ट्रेस। तो उस कंडीशन में इसे हम बोल देते हैं पर्सन हुज पोजीशन इज इन द पर्सन हु इज डोमिनेटिंग द विल ऑफ अनदर पर्सन यूजिंग दैट पोजीशन, एंड दे आर स्टैंडिंग इन अ रिलेशन। तो रिलेशन कौन सा होता है? उसमें होता है रियल अथॉरिटी, अपेरेंट अथॉरिटी, फिड्यूशियरी रिलेशन, और पर्सन मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पर्सन, और अनदर पर्सन की जो कैपेसिटी है टेम्पररी और परमानेंटली इफेक्टेड है बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस और मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस। अब बात कर ले, there are certain cases in which higher duties is imposed upon parties to not only tell the truth but to the truth. They are the case where the relation are such that there is confidence
रिस्पॉन्ड बाय द पार्टी टू अंडर इन्फ्लुएंस एक्सटोर्टेड बाय अदर्स, मोडी वर्सेस कोक्स। इसे बाद में पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ। तो बेसिकली ये केस क्या बोल रहा है मैं बताता हूँ। देयर आर सर्टेन केसेस वेयर हायर ड्यूटी इज इम्पोज्ड अपॉन द पार्टीज नॉट टू टेल द ट्रूथ बट टू टेल द कंप्लीट ट्रूथ। Those are the cases where the relation are such that there is confidence reposed by one party and influence exerted by another। देखो होता क्या है मैं आपको बताऊं। एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसे पहले समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। कि अगर आप चाहोगे, आपके पास राइट ऑफ साइलेंस का पूरा राइट है। राइट ऑफ साइलेंस, सपोज करो अगर कोई अपराध कर देता है तो उसके अपराध को प्रूव करने की ड्यूटी ए के ऊपर नहीं है, उसको अपराध को प्रूव करने की ड्यूटी होती है स्टेट के ऊपर, जैसे बोलते हैं प्रोसिक्यूशन के ऊपर। लेकिन सपोज करो, अब इस केस में क्या बोल दिया कि अगर सपोज करो हम बोलते हैं कि भैया हम किसी को ऐसा कोई लालच दे रहे हैं कि अपनी सारी सच्चाई तू बता दे, तो अल्टीमेटली क्योंकि सच्चाई देगा हम तेरे को बचा लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे ऐसा कर देंगे, तो उस कंडीशन में अल्टीमेटली हम उसके अगेंस्ट में इन्फ्लुएंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो एग्रीमेंट अगर होगा ना, उसे हम बेसिकली लालच दे रहे हैं कि हम तेरे को बचा लेंगे, अपनी पूरी सच्चाई बता दे। उसके पास एक राइट था, राइट टू रिमेन साइलेंट, आर्टिकल 20 सब क्लोज 3। अब उसने हमें लालच दे दिया, तो ये एग्रीमेंट हम एनफोर्स भी नहीं करा सकते। ना तो वो पार्टी एनफोर्स करा सकती है जो लालच दे रही है, ना वो पार्टी एनफोर्स करा सकती है जिसको लालच दिया जा रहा है। इसे बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस है। ठीक है, ये थोड़ा मैं आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 के साथ पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करें तो बेसिकली एक चीज याद रखना, जैसे कोerशन हमने पढ़ा था, तो कोerशन में हमने देख लिया था, तो कोर्जन हमने पढ़ा था, उस कंडीशन में हमने देख लिया था कोर्जन में कि कोर्जन होता है एनी एक्ट विच इज पनिशेबल बाय आईपीसी और बीएनएसएस। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी अंडर इन्फ्लुएंसेस की, तो अंडर इन्फ्लुएंस में एक याद रखना, बस एक लाइन से स्टार्ट करना, वन पर्सन इज इन पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर पर्सन। पहली लाइन। दूसरी, दैट पर्सन यूजेस दैट पोजिशन टू गेन अनड्यू एडवांटेज, अनफेयर एडवांटेज। ठीक है, वन पर्सन इज इन पोजीशन टू डोमिनेटिंग द विल ऑफ अनदर पर्सन। अब जितने मैंने तुम्हें एग्जांपल बताए हैं, जैसे अगर टीचर स्टूडेंट की बात करें, तो मैं हमेशा आई एम इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ स्टूडेंट। अगर हम बात करें मास्टर एंड सर्वेंट की, तो मास्टर हमेशा सर्वेंट की विल को डोमिनेट कर सकता है। तो अगर हम बात करें, मतलब दिमाग को कंट्रोल करना, विल को डोमिनेट करने का मतलब है दिमाग को कंट्रोल करना और जबरदस्ती कोई काम कराना। सपोज करो मैं बोल दूं कि मेरे से ट्यूशन पढ़ना ही पड़ेगा आपको, तो आई एम इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ माय स्टूडेंट्स और आई एम यूजिंग दैट पोजीशन। उसके अलावा बात करते हैं मास्टर एंड सर्वेंट। मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन कैसा होता है कि अगर मास्टर बोल दे कि भैया मेरे साथ मेरे लिए ये काम करनी, तो मैं तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा, तो ही इज ऑलवेज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ हिज सर्वेंट। उसके अलावा बात करते हैं फिड्यूशियरी रिलेशन, ट्रस्ट। अगर सपोज करो डॉक्टर बोल दे कि मैं तेरा इलाज नहीं करूंगा, तेरे को ये काम करना पड़ेगा, तो दिस इज बेस्ड ऑन फिड्यूशियरी रिलेशन। अब बात कर रहे हैं ए पर्सन हु इज परमानेंटली और टेम्पररी इफेक्टेड बाय एज। सपोज करो हम 80 साल से बूढ़े की किसी की कोई भी क्या कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में कोई भी काम कर रहे हैं और बोल देते हैं कि आप ताऊ जी, आपको बाबा जी आपको तो कंसेंट देनी पड़ेगी। तो अब बेचारे को उसको पता ही नहीं हम कंसेंट ले रहे हैं तो किस चीज पे ले रहे हैं, क्योंकि वो तो समझ ही नहीं पा रहा है, उसकी तो एज ही इतनी हो गई है, या वो इतना बीमार है, वो मेरी बात समझ ही नहीं पा रहा है, हमने उसकी कंसेंट ले ली। तो अल्टीमेटली आई एम इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ दैट अनदर पर्सन, और मैं क्या कर रहा हूं, अपनी उस पोजीशन को यूज कर रहा हूं और बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं। तो इसे बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब बात करते हैं सेक्शन 16 सब क्लोज 3 की, प्रिजम्पशन की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रिजम्पशन। ओके सर। और ये प्रिजम्पशन याद रखना, ये क्वेश्चन आता है जो उसमें आएगा। प्रिजम्पशन क्या होता है, अबे भाई रुक जा। हाँ, प्रिजम्पशन क्या होता है, सेक्शन 16 सब क्लोज 3। प्रिजम्पशन प्रिजम्पशन क्या होता है बेटे, बेसिकली अभी बताता हूँ। इफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अपीयर ऑन द फेस ऑफ इट और ऑन द एविडेंस एड्यूस्ड to be unconscionable, the burden of proving that such contract was not induced by undue influence shall upon the person in position to dominate the will of them। तो होता क्या है पता है, कि सपोज करो, एक बात समझो कि मैं टीचर हूँ, मैं बीए की स्टूडेंट है, उसके मैं कंसेंट ले लेता हूँ अंडर परफॉर्म करके। ठीक है, सर अब वो सर स्टूडेंट क्या करता है, वो कंसेंट। कोर्ट पहुंच जाता है, वो बोल देता है कि सर मैं कंसेंट ले लेता हूँ बी की स्टूडेंट की, क्योंकि आई एम इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ बी। यस सर, यस बी सर। इज माई स्टूडेंट एंड आई एम यूजिंग दैट पोजीशन टू गेन द कंसेंट। तो ओके मैंने सर। कंसेंट ले ली और अनफेयर एडवांटेज भी उससे ले लिया। मैं उससे बोल रहा हूँ तेरे को 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मेरे से पढ़ने के लिए, नहीं तो क्या मैं क्या करूंगा, तेरे को फेल कर दूंगा। अब मैं उसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा देता हूँ, पढ़ा रहा होता हूँ।
मैं उससे 1 लाख रुपए क्लेम करता हूँ, फिर वो मेरे अगेंस्ट में कोर्ट में चला जाता है कि अमित सर ने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कराना चाहता हूँ। तो बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे से रिसाइंड कराना चाह रहा है, खत्म करना चाह रहा है। क्यों मैंने उसकी जो कंसेंट ली है वो इससे अंडू इन्फ्लुएंस से ली है, सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग ली है। ठीक है। तो इस कंडीशन में देखो, कोई भी केस नॉर्मल होगा। सपोज करो आप कोर्ट में जाते हो, आप प्रूव करते हो कि आपके पास एक मोबाइल है iPhone 16। आप बोलते हो कि सर वो मोबाइल मेरा है, मैं बोलता हूँ नहीं सर वो मोबाइल मेरा है। अमित बोल रहा है मोबाइल मेरा है, बी बोल रहा है मोबाइल मेरा है। तो बेसिकली मोबाइल, अगर मैं सपोज करूँ कोर्ट में जाके केस कर दूं मोबाइल मेरा है, तो ये मैं पहले, मेरा जो बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर है, मेरे को प्रूफ करना पड़ेगा। मेरे को कोर्ट में जाके डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे मोबाइल से रिलेटेड। उसके बाद कोर्ट फिर बी से पूछेगा भाई अमित ने अपने डॉक्यूमेंट दे दिए, अब आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ या विटनेस लेके आओ। तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उस पार्टी पे होता है जो पार्टी कोई राइट क्लेम कर रही होती है। ध्यान से सुनना, अगर मैं क्लेम कर रहा हूं कि कंप्यूटर मेरा है और बी क्लेम कर रहा है कंप्यूटर मेरा है, तो मैंने केस कर दिया कोर्ट में कंप्यूटर बी की पोजीशन में या कंप्यूटर किसी की भी पोजीशन में, सीजिए किसी और की पोजीशन में। मैं बोलता हूँ कंप्यूटर मेरा है, बी बोलता है कंप्यूटर मेरा है। मेरे को कोर्ट में जाके केस करना पड़ेगा, कोर्ट में मेरे को डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ेंगे कि सर देखो ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है, ये विटनेस मेरे पास है, इसके सामने मैंने कंप्यूटर खरीदा था। तो बर्डन ऑफ प्रूफ एक प्रोविजन होता है, इसे बोलते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होता है जो बेसिकली बंदा क्लेम कर रहा होता है कि चीज उसकी है, या जिसको बेसिकली केस में रिलीफ चाहिए होती है। यानी अब कि मेरे जो को अगर केस में जो रिलीफ चाहिए, प्रोसिक्यूटर होता है उस पे। प्रोसिक्यूटर होता है, प्लेंटिफ होता है। सपोज कर मैं बोलता हूँ मोबाइल मेरा है, तू बोलता है मोबाइल मेरा है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने तेरे अगेंस्ट में केस कर दिया तो आई एम द प्लेंटिफ, मैंने केस फाइल किया है तो आई एम द प्लेंटिफ। तो यस मेरे सर। को कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट में मैं दे दूंगा कोर्ट में, और कोर्ट से तो बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे पे है, प्राइम ऑफ मैं अपना केस तो प्रूव करूं। यस क्योंकि सर। कोर्ट तेरे को तो तब परेशान करेगी जब पहले मैं अपना केस प्रूव कर दूं। तो बर्डन ऑफ प्रूफ प्राइम ऑफ मेरे पे है। उसके बाद जब मैं बर्डन ऑफ प्रूफ कंप्लीट कर दूंगा, फिर बर्डन ऑफ प्रूफ तेरे पे शिफ्ट हो जाएगी कि अब तू डिनाई कर कि तेरा मोबाइल है या अमित का मोबाइल नहीं है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ पहले होता है प्लेंटिफ के पास, फिर डिफेंडेंट के पास होता है। लेकिन अगर अंडू इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, अंडू इन्फ्लुएंस की, अगर तू मेरे अगेंस्ट में केस कर देता है, क्योंकि यू आर माई स्टूडेंट और आप मेरे अगेंस्ट में केस कर देते हो, तो आई एम इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर। यहाँ उल्टा बर्डन ऑफ प्रूफ, इसे बोलते हैं रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ कि आपको कुछ नहीं करना, बस अब आपको सिर्फ एक बात प्रूव करनी है कि सर ने मेरी जो कंसेंट ली है ना, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली है। और इसमें अब डायरेक्ट बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे शिफ्ट हो जाएगा, अमित सर पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा पहली पार्टी जिसे बोलते हैं प्लेंटिफ पे होता है, फिर डिफेंडेंट पे शिफ्ट होता है। लेकिन सपोज करो कोई पार्टी क्लेम कर रही है, प्लेंटिफ कोर्ट में जाके क्लेम कर रहा है कि सर बी ने मेरे अगेंस्ट में अंडू इन्फ्लुएंस परफॉर्म किया है, तो यहाँ डायरेक्ट ए को कुछ प्रूफ नहीं कर रहा है। ए जो प्लेंटिफ था उसको कुछ, अब डायरेक्ट बर्डन दूसरी पार्टी पे शिफ्ट हो जाएगा, इसे बोलते हैं रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा। तो प्रिजम्पशन क्या बोलते हैं कि if the transaction of the contract appear on the face of it or on the evidence adduced to be unconscionable, the burden of proving that such contract was not induced by undue influence shall lie upon the person who is in position to dominate the will of other person। देख, मैं कौन है, सपोज कर आई एम द टीचर, यू आर द स्टूडेंट। तो यहाँ हु इज इन पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर पर्सन, बता। आई एम इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ माय स्टूडेंट। यस ठीक सर। है। तो जब कोई बंदा, जब अब इसमें डायरेक्ट बर्डन ऑफ प्रूफ, अब तू क्या करता है, मेरे अगेंस्ट में केस कर देता है कि अमित सर ने मेरे से अंडू इन्फ्लुएंस परफॉर्म किया और मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो अब यहाँ तेरे को प्रूव नहीं करना, डायरेक्ट मेरे को उल्टा प्रूफ करना पड़ जाएगा। इसे बोलते हैं रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। फिर पढ़ा ओके। देता हूँ। सेक्शन 16 सब क्लोज 3, इफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ इट और ऑन द एविडेंस एड्यूस टू बी अनकॉन्सियस, द बर्डन ऑफ प्रूविंग that such contract was not induced by undue influence shall lie upon the person who is in position to dominate। तो किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है? जो अगर तू मेरे ऊपर केस लेके आया, केस कर दे अंडू इन्फ्लुएंस के केस में, तो तो बर्डन सर ऑफ प्रूफ तेरे ऊपर है, मेरे ऊपर है, बता। आपके ऊपर है सर, आपके ऊपर है। द पर्सन, ध्यान रखना, द पर्सन हु इज इन पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर पर्सन सर आप एंड द डोमिनेशन पर्सन में हु हो इज ना? यूजिंग दैट पोजिशन। आई मीन द डोमिनेशन। हाँ तो फिर टीचर आप में होगा मास्टर ना? सर्वेंट के केस में, मास्टर सर्वेंट के बेस केस में कौन डोमिनेशन में होता है? सर मास्टर सर। डॉक्टर पेशेंट के केस में? सर डॉक्टर। तो वन पर्सन इज इन पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पर्सन एंड यूजेस दैट पोजिशन टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। ए हैविंग एडवांस मनी टू हिज सन बी ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी, अपॉन बी कमिंग ऑफ ए इज ऑब्टेन by misuse of parental influence a bond from B for a greater amount than some due in respect of the advance A employs under influence। याद रखना, मैं इलस्ट्रेशन जल्दी बता रहा हूं।
ए फादर है, बी सन है। वो क्या करता है, अपने बेटे सन को, जब वो माइनर था, कुछ पैसे दे देता है, और पैसे दे दिए, सपोज करो 2 3 4 5 लाख रुपए दे दिए। बी कमिंग ऑफ एज ऑब्टेन बाय मिसयूज। अब क्या करता है बी, क्या करता है बी 18+ हो चुका है। ए जब माइनर था, फादर ने सन को, सपोज करो अमित ने अपने बेटे को 50 लाख रुपए दे दिए, ठीक है, और उस दौरान दिए जब उसका बेटा माइनर था। लेकिन अभी क्या हुआ, उसका बेटा मेजर हो चुका है, और अमित बोलता है अपने बेटे से कि भाई देख, मैंने तेरे को 50 लाख रुपए दिए थे, अब तू एक काम कर, 50 लाख की जगह एक जीरो और बढ़ा दे, और 5 करोड़ रुपए तेरे को मेरे को देने पड़ेंगे। वो 1 करोड़ जीरो और बढ़ा देता है। तो इस कंडीशन में मैंने क्या किया, अनडू इन्फ्लुएंस यूज किया ना, और जो उसको 50 लाख रुपए देने थे, अब मैंने 5 करोड़ में कन्वर्ट कर दिए। तो अल्टीमेटली इसमें मैंने क्या यूज किया है, जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, देने मेरे को उसको 50 लाख थे, लेकिन मैं उससे ले रहा हूँ 5 करोड़ रुपए। तो कैसे ले रहा हूँ, अनडू इन्फ्लुएंस यूज करके मैं उससे 5 करोड़ रुपए ले रहा हूँ। ए हैविंग एडवांस मनी टू हिज सन बी ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी, upon B's coming of age obtained by misuse of parental influence, a bond from B for a greater amount than sum due in respect of the advance. A employ and influence। समझ रहा है, कि मेरा बेटा है, अगर मैं अपने बेटे को बोल दूं ड्यूरिंग द माइनॉरिटी उसको 50 लाख रुपए दूं, और जब वो मेजर हो जाए उससे मैं एक बॉन्ड साइन करवा लूं कि भैया तेरे को मेरे को 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। तो बॉन्ड क्योंकि उसने साइन कर दिया, बॉन्ड साइन करती तो वो बाउंड हो जाएगा। अब कल को अगर मैं उसके अगेंस्ट में 5 करोड़ रुपए क्लेम करूं, तो क्योंकि मेरे पास बॉन्ड है तो उसको देने पड़ेंगे। लेकिन वो क्या प्ली ले सकता है कि अमित ने, जो मेरा फादर है, जिस टाइम पे मेरे से बॉन्ड भरवाया था, अनड्यू इन्फ्लुएंस परफॉर्म किया था, पेरेंटल इन्फ्लुएंस परफॉर्म किया था। तो इस कंडीशन में जो कंसेंट है वो किससे कॉज हुई है, कोएर्शन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से? सर अंडू इन्फ्लुएंस है। अनड्यू इन्फ्लुएंस से, समझ रहा है, ये यस सर। इलिस्ट्रेशन डायरेक्ट आती है। अब एक बात याद रखियो बस, कि जब भी अनड्यू इन्फ्लुएंस पे क्वेश्चन आए तो लाइंस के यहां से स्टार्ट करनी है। वन पर्सन इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर पर्सन यूजिंग दैट पोजीशन टू गेट अनफेयर एडवांटेज। उसके अलावा रिलेशन बात कर लेते हैं, कौन सा रिलेशन, रियल और अपेरेंट अथॉरिटी, फिड्यूसरी रिलेशन, या वन पर्सन, जो हमने देखा था, कॉन्ट्रैक्ट, one person makes a contract with another person whose mental capacities permanently or temporary affected by age, illness और मेंटली डिस्ट्रेस। तो अगर हम बात कर रहे हैं कोई किसी की मेंटल कैपेसिटी, अगर एज के, सपोज करो हम 100 साल के बूढ़े के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसकी मेंटल कैपेसिटी सही थोड़ी होगी। ये यस सर। सपोज करो एक बंदा बहुत ज्यादा बीमार है, एक बंदा बहुत ज्यादा बीमार है, उसको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी उसके अगेंस्ट में हम इन्फ्लुएंस परफॉर्म कर रहे हैं। अब मुद्दा ये आता है कौन प्रूव करेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, तो इसमें रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 सब क्लोज 3। अगर तू मेरे ये प्रूव कर देता है ना कि अमित सर ने मेरे से, जैसे अगर सपोज करो मेरा बेटा प्रूव कर देता है कल को, ये प्रूव कर देता है कि पापा ने तो मेरे से जो 5 करोड़ रुपए लिए हैं, वो गलती से, पहले इसने मेरे को 50 लाख रुपए दिए थे, और 5 लाख का इन्होंने 5 करोड़ का बॉन्ड भरवा लिया, तो उल्टा मेरे को प्रूव करना पड़ जाएगा कि मैंने 5 करोड़ का 20 को दिए थे या नहीं दिए थे। इसे बोलते हैं रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, सेक्शन 16 सब क्लोज 3। A being in debt of B, the moneylender of his village, contract a fresh loan on term which appears to be unconscionable. It lies to B to prove that contract was। सपोज करो मैं, जैसे होते ना, हमने पहले मूवी देखते थे, गांव के लाला से कोई अगर ले लिया, गांव के लाला से कोई अगर सपोज करो 5 लाख रुपए ले लिए, तो वो क्या करता था, 5 लाख पे इतना सूद लगा देता था, वो 5 करोड़ रुपए बन जाते थे। तो यस सपोज सर। करो मैंने गांव के लाला से 5 लाख रुपए ले लिए, अब उसने इतना सूद लगा दिया कि वो 5 करोड़ रुपए बन गए 10 साल बाद। अब वो मेरे से 5 करोड़ रुपए के लिए केस डाल देता है। तो उल्टा, अब मैं सपोज करो मैं उससे केस डाल देता हूँ कि मेरे को इसको 5 करोड़ रुपए नहीं दे रहे, जो मेरे को परेशान कर रहा है। उल्टा अब रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर चला जाएगा, लाला के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि लाला वाज इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ मी। सर इसका एग्जाम्पल है ही सर मेरे हैज, पास। कौन सा? सर राजपाल यादव को जानते हो? हाँ हाँ। सर उसके ऊपर केस हो गया था, उसने मूवी के लिए पैसे लिए थे अपने यूपी के वहां से। फ्लॉप हो गई उसकी खुद की अच्छा। मूवी। फिर उसके बाद उस पर केस चल गया था। अरे, देखो दो,